मेरे मित्रों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय जन्म कुंडली के अध्ययन से संबंधित रहेगा। जन्म कुंडली का अध्ययन करके सटीक फलादेश करना वास्तव में एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो जन्म कुंडली का अध्ययन करना और उसका अध्ययन करके सटीक फलादेश करने के संबंध में आज हम कुछ विशेष सूत्रों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम ही होगा कि जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों का 12 भावों में कई प्रकार से कॉम्बिनेशंस हो सकता है, जिसके आधार पर बहुत सारे योगों का निर्माण होता है। तो आज हम कुछ ऐसे सूत्रों की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके आधार पर आप बहुत ही आसानी से, सरलता से किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करके और सटीक फलादेश कर सकते हैं। मित्रों, आज का पहला सूत्र है नवमांस का सूत्र। जिस प्रकार से लग्न कुंडली होती है उसी प्रकार से हमारी जन्म पत्रिका में एक नवमांस कुंडली भी होती है, नवमांस चक्र होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यदि कोई ग्रह लग्न में जिस राशि में है, नवमांस कुंडली में भी उसी राशि में होता है, तो इसे हम कहते हैं वर्गोत्तम ग्रह। मतलब लग्न कुंडली में और नवमांस कुंडली में यदि कोई ग्रह एक ही राशि में, समान राशि में हो, तो उसे हम वर्गोत्तम ग्रह कहेंगे। जो ग्रह जन्मपत्रिका में वर्गोत्तम होता है वह पूर्ण रूप से बलवान माना जाता है और अपना फल देने में और जिन भावों का वो स्वामी होता है उन भावों का फल देने में वह पूर्णतः समर्थ होता है। तो सबसे पहला सूत्र हुआ नवमांस का सूत्र। यदि कोई ग्रह वर्गोत्तम है तो वह पूर्ण रूप से बलवान माना जाएगा और अपनी जन्मपत्रिका में जिन भावों का अधिपति होगा उनका वह पूर्ण फल प्रदान करता है। दूसरा सूत्र भावों का सूत्र है, अर्थात यदि लग्न में बुध अथवा बृहस्पति, चतुर्थ भाव में चंद्रमा अथवा शुक्र, सप्तम भाव में शनि और दसम भाव में बृहस्पति, मंगल अथवा सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह बैठे हुए हों तो ये ग्रह स्वतः बलवान माने जाते हैं। ये जन्म कुंडली में अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। यदि हम तीसरे सूत्र की बात करें तो तीसरा सूत्र वक्री ग्रहों से संबंधित है। वक्री ग्रह होने पर ग्रह अधिक बलवान हो जाता है तथा यह जन्म कुंडली में जिस भाव का भी स्वामी होता है उस भाव का पूर्ण फल प्रदान करता है। तो वक्री ग्रह सामान्य ग्रहों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत और बलवान माने जाते हैं। चौथे सूत्र में ये है कि जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों या जिन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वे ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके बाद पांचवा सूत्र आता है लग्नेश का सूत्र, अर्थात लग्न का स्वामी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में बैठा होगा उस भाव को शुभ फल प्रदान करेगा, उस भाव के फलों में वृद्धि करेगा। लग्नेश अपने आप में कुंडली में राजा के समान योग्यता रखता है और बलवान माना जाता है। आज का छठवां सूत्र है अष्टम भाव का सूत्र। अष्टम भाव के सूत्र से मतलब है कि अष्टम भाव में प्रत्येक ग्रह कमजोर होता है सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। यदि सूर्य और चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो वह अपने फलों में थोड़ी कमी कर देता है। सातवें सूत्र में ये है कि यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में दो भावों का अधिपति है, दो भावों का स्वामी है, जैसे कि बहुत सारे ग्रह होते हैं जिनका एक से अधिक राशि पर अधिकार होता है। उदाहरण के लिए बुध मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों का स्वामी है। तो यदि जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दो राशियों का, दो भावों का अधिपति है तो वह किस भाव का फल पहले देगा, किस भाव का फल बाद में देगा। तो वह ग्रह लग्न से गिनने पर
जो राशि पहले आती है जिसका वह ग्रह स्वामी है उस भाव का फल पहले देगा, और जो राशि बाद में आती है उसका फल बाद में देगा। 8वां सूत्र भाव के कारक का सूत्र है। प्रत्येक भाव का एक फिक्स कारक होता है। यदि वह कारक ग्रह उस भाव में बैठा हुआ हो या उस कारक ग्रह की उस भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो वह कारक ग्रह उस भाव के फलों में वृद्धि करता है, उन भावों के फलों को पूर्ण रूप से प्रदान करने में सक्षम होता है, सहायक होता है। तो कारक ग्रह जो हैं वो प्रत्येक भाव के अलग अलग कारक ग्रह होते हैं, जैसे कि सूर्य पहले और 9वें भाव का कारक है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, मंगल तीसरे और 6वें भाव का कारक होता है, बुध चौथे और 10वें भाव का कारक है, गुरु दूसरे 5वें 9वें 10वें और 11वें भाव का कारक होता है, शुक्र 7वें भाव का कारक होता है, और शनि 6वें 8वें 10वें और 12वें भाव का कारक होता है। तो यदि कोई कारक ग्रह अपने उस भाव में बैठा हुआ हो तो वह उस भाव के फलों को वृद्धि करता है, अच्छे फल प्रदान करता है। जिस प्रकार प्रत्येक भाव के कुछ कारक ग्रह होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह किसी न किसी विशेष तत्व, विशेष कारक पर प्रभाव रखता है। तो प्रत्येक ग्रह कुछ तथ्यों पर विशेष प्रभाव रखते हैं, अतः जन्म कुंडली में उन तथ्यों के बारे में विचार करते समय संबंधित ग्रह और उनके कारकों पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि सूर्य आत्मा, पिता, आपका प्रभाव, आपका स्वास्थ्य, शक्ति, लक्ष्मी, सम्मान इत्यादि का कारक होता है। उसी प्रकार से चंद्रमा मन का, बुद्धि का, राज्य कृपा, माता, संपत्ति इत्यादि का कारक होता है। मंगल हिम्मत, रोग, गुण, छोटा भाई, भूमि, शत्रु इत्यादि का कारक होता है। बुध विद्या, बंधु, विवेक, मित्र, वाणी और आपकी कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है। वहीं पर गुरु धन, शरीर, ज्ञान, पुत्र, स्वयं की देह, सुंदरता, बुद्धि इत्यादि का कारक होता है। यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र पत्नी, वाहन, भौतिक सुख, आभूषण, प्रेम, सुख, प्यार, समस्त भौतिक पदार्थ और लग्जरी लाइफ, इन सब का कारक शुक्र होता है। शनि आयु, जीविका, नौकरी, न्याय, मृत्यु, विपत्ति, दुर्घटना, द्वेष, इन सब चीज़ों का कारक शनि होता है। दादा पक्ष का कारक राहु होता है, उसी प्रकार से नाना पक्ष का कारक केतु होता है। 10वां सूत्र त्रिक स्थानों से संबंधित है। त्रिक स्थान अर्थात कुंडली के तीसरे, 6वें और 11वें भाव, 3, 6, 11। कुंडली में 3, 6 और 11 भावों को त्रिक स्थान कहा जाता है। तो यदि त्रिक स्थानों में कोई शुभ ग्रह बैठे हों तो वो त्रिक स्थानों को तो शुभ फल प्रदान करते हैं, परंतु स्वयं दूषित हो जाते हैं और स्वयं की शुभता को नष्ट कर देते हैं और स्वयं की महादशा या अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान नहीं करते। इसके विपरीत यदि त्रिक स्थानों में पाप ग्रह बैठे हुए हों तो त्रिक स्थानों को दूषित कर देते हैं, त्रिक स्थानों का अच्छा फल नहीं मिलता है, परंतु स्वयं शुभ कहलाते हैं और स्वयं की दशा, महादशा या अंतर्दशा में शुभ फल प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम और भी कुंडली से जुड़े हुए कई विशेष सूत्रों की चर्चा करेंगे, जिनकी सहायता से हम जन्म कुंडली का अध्ययन करके सटीक फलादेश करने में सक्षम हो सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।